नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। अंकित अवस्थी सोशल मीडिया पर जाना माना चेहरा है, एजुकेटर है, करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं। बच्चे उनसे बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं, इंटरेक्शन रखते हैं। बच्चों का प्यार तो उन्हें मिल ही रहा है, लेकिन इन सब के बीच में जब वो करंट अफेयर्स पर, बच्चों से जुड़े मुद्दे पर भी बोलते हैं तो सिस्टम भी बहुत बारीकी से, गंभीरता से उनकी बात सुनता है। आज हमारे साथ खुद न्यूज़ रूम में मौजूद हैं अंकित अवस्थी। अंकित अवस्थी, वेलकम टू द स्टूडियो। धन्यवाद मैम। तो अंकित अवस्थी के बारे में मैं बता दूं कि पहले आईआईटी से, कानपुर से उन्होंने आईआईटी भी किया हुआ है और इसके साथ साथ फिर वो आरएस भी क्लियर किया, डीएसपी भी थे। लेकिन 2 साल के अंदर, ऑलमोस्ट 2 से ढाई साल के बाद आप इस एजुकेशन की दुनिया में आ गए, सोशल मीडिया की दुनिया में आ गए। तो रसूखदार नौकरी से ये सोशल मीडिया में कैसे एंट्री हो गई? मैं आबकारी अधिकारी रहा हूँ जयपुर सिटी का और 2 साल 8 महीने के आसपास मैंने नौकरी की है। और इस पूरे दौरान मेरा मीडिया से इंटरेक्शन तो नहीं कहूँगा, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से और बोर्ड के माध्यम से ऑडियंस से वास्ता रहा है। और ये पूरी घटना को अगर मैं सालों में काउंट करने लगूं तो 2011 से लेकर के अब तक मैं लगातार पढ़ा ही रहा हूँ। पहले केमिस्ट्री पढ़ाता था, उसके बाद में फिर जनरल साइंस पढ़ाने लगा, यूपीएससी के लिए कहा जाए तो फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने लगा। और आज के दौर में जब सोशल मीडिया ने एक्सेस ज्ञान का सबके लिए ओपन कर दिया है, तो आज मेरी ऑडियंस में बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स हैं। यूट्यूब एल्गोरिदम बताता है कि 30 साल से ऊपर की लगभग 60% ऑडियंस हमारी मुझे लगभग सुन रही है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हों या राष्ट्रीय मुद्दे हों, लोग मुझे सुनना इसलिए पसंद करते हैं कि ये विषय को समझाते हुए हम तक पहुंच जाएंगे। और आजकल हर जनरेशन तक पहुंच रहे हैं। हाँ, मैं अब सबके लिए अंकित अवस्थी सर हो गया हूँ कि बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो ये है मेरी जर्नी। और जहाँ तक मसला इन दिनों चल रहा है नीट एग्जामिनेशन का, तो उसमें मैं आऊंगी, लेकिन जी। पहले आपके बारे में मैं समझ लेती हूँ। आपने कहा कि आप 30+ वाले लोगों से भी बातचीत करते हैं, उनका भी प्यार मिल रहा है। स्टूडेंट्स 60% ऑडियंस हमारी अब वो है। 60% है। और जेनजीज से तो आपकी शुरुआत ही हुई थी, आप शुरुआत हुई थी, पढ़ाई जेनजीज ने मुझे छोड़ दिया है कि नहीं नहीं बाबा हो गए ये। नहीं, लेकिन 16 साल आपने टीचिंग प्रोफेशन में दिया है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है बेहतर आपके माध्यम कौन सा माध्यम है, ऑफलाइन या ऑनलाइन? देखिए, दोनों ही माध्यम अच्छे हैं, दोनों की अपनी ज़रूरतें हैं। ऑफलाइन में जहां आप पीयर लर्निंग करा पाते हैं, लोगों को आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का मौका देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप बोलकर किसी को नहीं सिखा पाते, करके सिखा पाते हो। जैसे टीचर क्लास में टाइम पर आ रहा है, टीचर एक बहुत डिसिप्लिन लाइफ जी रहा है, रेगुलर टाइम से सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो बच्चे में एक अप्रत्यक्ष रूप से एंट्री कर रही होती है कि नहीं मुझे ऐसा करना है। यानी कि केवल पढ़ाना ही नहीं, आपके डीड भी लर्निंग्स होती हैं। तो ये ऑफलाइन की ब्यूटी है। ऑफलाइन में बच्चा एक दूसरे के साथ रह करके स्ट्रेस साझा कर पाता है, अपनी बातें कई बार वो मजाक में रख देता है कि यार मुझको ना पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। दूसरा साथी हो सकता है, उसके साथ अपनी बातें रख दे कि यार मेरा भी मन नहीं कर रहा है, या मुझे एग्जाम से डर लग रहा है, तो दूसरा व्यक्ति हो सकता है उससे वो साझा कर ले। तो इसको पीयर लर्निंग कहते हैं। तो पीयर लर्निंग के मामले में ऑफलाइन फार बेटर है। वहीं बात हो अगर ऑनलाइन की, तो जब आप बहुत पढ़ने बैठते हो और जब समय पढ़ाने के लिए जब निकालते हो, तो आपको समझ में आता है कि ऑफलाइन में जिस चीज़ को आप ताकत के रूप में ले रहे थे, वही चैलेंजिंग बनता चला जाता है। कैसे? घर से निकलकर क्लासरूम तक जाना है, आपका मन नहीं है, आज आपकी तबीयत सही नहीं है, लेकिन ऑफलाइन की क्लास आपके लिए रुकने वाली नहीं है। तो अब आप क्या सोच रहे हैं कि मैं क्लास जाना चाहता हूँ, जा नहीं पाऊँगा, क्लास छूट गई। ऑनलाइन में क्या है कि वो डेटाबेस में जा चुकी है, आप अपनी कन्वीनियंस से देख पा रहे हैं। दूसरा, कोई टॉपिक ऐसा है जिसको आपको लगता है कि ये बहुत आसान है, मुझे इसके लिए सर की सहूलियत से चलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खुद इसकी गति बढ़ानी है, तो आप 1.5x पर उसे सुन लेते हैं, अपना समय प्रबंधन अपने अनुरूप कर लेते हैं। आपका प्रेफरेंस है कि मेरा मैथ्स पढ़ने का मन है, आज मुझे पहला सेशन पसंद आया, मैं 5 लेक्चर लगातार मैथ्स के सुनना चाहता हूँ। ऑनलाइन में आप ये कर सकते हैं। तो हर चीज़ के अपने फ़ायदे हैं। जब बात आती है सबसे ज़्यादा किफ़ायती होने की, तो ऑनलाइन का कहीं कोई मुकाबला नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कुल मिलाकर सोशल मीडिया ने एक एजुकेशन सिस्टम में भी क्रांति ला दी है। इसको डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज एक्सेसिबिलिटी कहते हैं, कि अब उस व्यक्ति तक भी नॉलेज पहुंच पा रहा है जिसने कभी ये सोचा था कि नॉलेज किन्हीं शहरों तक केंद्रित है, रिमोट एरिया तक पहुंच जी। रही है एजुकेशन। तो एक बहुत बड़ी क्रांति है। लेकिन अंकित अवस्थी के सर के साथ कोई ऑफलाइन जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा, या सब कुछ यूट्यूब पर ही हो रहा है? नहीं, मैं लंबे समय तक ऑफलाइन में रहा हूँ। और 2000 मतलब स्पेशली जब कोरोना आया था, उससे पहले तक मैं ऑफलाइन था, लेकिन कोरोना से पहले ही हमने ऑनलाइन भी काम अपना शुरू कर दिया था। तो अब क्या है ना कि अब इसको ऐसे समझिए कि कोई मुझसे मेरी क्लास पढ़ने के लिए आना चाहता है,
तो उसके लिए मेरे पास कितने भी संसाधन हों, मैं 100 बच्चों की 200 बच्चों की क्लास लेने निकलूं, दिन भर 8 घंटे भी पढ़ाऊं तो मुश्किल से मैं 1000-1500 लोगों तक पहुंच पाऊंगा। आज लेकिन मुझे 40 लाख लोग प्रतिदिन सुनते हैं, तो 1500 वर्सेस 40 लाख में एक डिफरेंस है। और वो लोग घर में बैठकर अपनी टीवी के सामने मोबाइल पर मुझे उस तरह से सुन पाते हैं जैसे आप और हम बात कर पा रहे हैं। तो एक्सेसिबिलिटी ऑफ माइंड इस सोशल मीडिया की वजह से, इस डिजिटल मीडिया की वजह से बढ़ी है। मैं इसे सोशल मीडिया ना कहकर डिजिटल मीडिया कहूँ, क्योंकि डिजिटली अब हम एक्सेसिबल हैं लोगों तक और उसका सही उपयोग हो रहा है। बिल्कुल, रिमोट एरिया तक आपकी पहुंच बन रही है। एक गरीब बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर सकता था महंगी कोचिंग्स को, वो अब इजीली कम से कम घर बैठ के एक डेटा के माध्यम से आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जैसे आपने रिमोट एरिया पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, आपको जानकर एक और मैं स्टैट देता हूँ, क्योंकि गूगल आपको अपना स्टैटिक्स बताता है कि आपको कौन सुन रहा है, कहाँ सुन रहा है। हाँ। 10 से 12% लोग वो हैं जो आउट ऑफ इंडिया मुझे सुनते हैं। 34% लोग वो हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मुझे सुनते हैं। तो अराउंड 44% वो ऑडियंस है मेरी जो अफोर्ड कर सकती है, जो अच्छा ज्ञान अफोर्ड कर सकती है, मतलब कोचिंग अफोर्ड कर सकती है, लोगों से मिलना अफोर्ड कर सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस किफ़ायती माध्यम को सुना। दिस इज़ नॉन एज इंक्लूजन ऑफ नॉलेज, जो इस बात से परे है कि ये सस्ता है तो मुझे लेना है, मुझे महंगा है तो लेना है। नहीं, वो ये सोचता है मुझे नॉलेज है तो लेना है, मुझे समझ में आ रहा है तो मुझे लेना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, मैं कहीं और से सुन लूँगा। आप बाध्य नहीं हो, किसी को भी सुनने के लिए मुक्त हो। तो मुझे सुनने वाले लोगों के पास इतना विवेक है। मुझे जिस तरह के मैंने आपको बताई बातें, बहुत बार एयरपोर्ट्स पर, किसी अच्छी होटल में या फिर किसी रेस्टोरेंट में काम करने वाले वेटर से लेके उस रेस्टोरेंट के ऑनर तक मुझे जब सुनते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये मेरी नॉलेज ने कम से कम ये भेद ख़त्म कर दिया जो सरकारें ख़त्म नहीं कर पाती। सबसे ऊपर अगर सरकार से पूछा जाए कि आपकी फंडामेंटल राइट्स में क्या सबसे ऊपर आता है, तो वो बोलते हैं समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वालिटी। राइट ऑफ इक्वालिटी क्या है? डिफरेंसेस ना हो। डिफरेंसेस खत्म करने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? नॉलेज की। वो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा अभी जब आप शूट से फ्री होंगे। अंकित अवस्थी सर ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा क्या बता रहे हैं जो कि हर जेनरे तक पहुंच रहा है और पसंद किया जा रहा है? बहुत बढ़िया सवाल है ये आपका। मैम क्या है ना कि आजकल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका काम केवल खबर बताना रह गया है। खबर बताने के बाद में उनको जल्दी इस बात की है कि कहीं इस 140 करोड़ के देश में कोई और बड़ी खबर तो नहीं हो गई और वो हमसे छूट गई तो हम टीआरपी गेम में पीछे रह जाएंगे। हम लोगों के पास में वो ऑप्शन होता है कि जो खबर आप लोगों ने बताई उस खबर को समझा पाते हैं हम। दिन भर में घटित हुई घटनाओं में से 3-4 ऐसी बड़ी घटनाएं जिनको समझना ज़रूरी है कि ये क्यों हुई, ज़ीरो से लेकर के, और उस व्यक्ति को समझना ज़रूरी है जिसके हित की बात है। आज चाहे अमेरिका के अंदर ट्रेड डील हो रही हो, या नीट एग्ज़ाम का पेपर लीक हो रहा हो, या फिर इकोनॉमी के अंदर कोई ऐसी घटना घटित हो गई हो, उन सब पर हम अपनी प्रतिक्रिया एक्सप्लेनर तरीके से रख पाते हैं। बिल्कुल, आपने नीट का जिक्र किया, मुझे लगता है इसको थोड़ा सा हम और भी चीज़ें समझ लेते हैं, क्योंकि अभी 21 जून को एग्ज़ाम होना है, रीनीट होनी है। जब आपने देखा कि 4 मई को नीट हुआ था, पेपर लीक की बात आई थी, तो उसके बाद बच्चे जो थे वो ये कहते कि मोमेंटम जो है बहुत मुश्किल है उसको फिर से लेकर आना। एक एफर्ट्स हो रहा है उसको फिर से वापस उतने ही शिद्दत के साथ लेकर आना। कुछ बच्चे जो कोचिंग के लिए अपने अपने शहर छोड़ के आते हैं, उनको फिर से वापस जाना, फिर से वो सब चीज़ें कनेक्ट करना, वो माहौल क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। बच्चे बहुत तनाव में हैं, तो उस तनाव में जो बच्चे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तनाव बच्चों के साथ मेरी सांत्वनाएं हैं और उनको मजबूती का आशीर्वाद भी है, क्योंकि वो लोग जिस तरह से इस दौर से गुजर रहे हैं उनको वही लोग समझ सकते हैं। आप और हम यहाँ से बैठ करके उनके लिए बातें करके थोड़ा सा बस सहानुभूति शो कर रहे हैं कि बच्चों हम आपके पेन को समझ रहे हैं। बिल्कुल। जिस बच्चे का पेपर उस दिन अच्छा हुआ था, हाँ। आज उसकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि वैसा ही पेपर आएगा या नहीं आएगा, और क्या मैं उतना अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और विशेष रूप से जो बच्चे बॉर्डर लाइन पर थे, जिनको कोचिंग्स ने ये बता दिया था कि इतने नंबर की कट ऑफ जाएगी, 720 में से 620 आ गए तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब उसे डर है कि कहीं 615 रह गए तो क्या होगा। वो जो किस्मत पर, और उसको जो सबसे बड़ा जो स्ट्रेस है वो सिस्टम को अब किस्मत से जोड़ने लगा है। मतलब सिस्टम उसके लिए इतना ज़्यादा यूज्ड टू काम हो चुका है कि ओ माय गॉड, अगर ये पेपर लीक नहीं हुआ तो मेरी किस्मत अच्छी थी, पेपर लीक हो गया तो मेरी किस्मत बेकार थी। वो बच्चा जिसने पेपर दिया था अगले 5 दिन तक इस बात की खुशी में था कि पेपर लीक होने के बाद, उसको नहीं पता था मतलब इवेंचुअली कि पेपर लीक हो गया, उसने बढ़िया सेलिब्रेशन किया। बहुत सारे टीचर्स ने बच्चों को, वो तो तैयारी कर रहा था कि अब किस में मुझे एडमिशन मिलेगा, है ना।
लेकिन उसको अचानक पता चलता है कि नहीं ये पेपर लीक हो गया, तो उसका डिप्रेशन में जाना लाजमी है। और मैम क्या है ना, मैं खुद एक पढ़ने वाला विद्यार्थी रहा हूँ और लंबे समय तक बच्चों के साथ संपर्क में रहा हूँ। बच्चों के साथ ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट तक भी वो चाहते हैं कि वो देखते रहें, पढ़ाई देखते रहें। वो एग्ज़ाम के समय तक भी सोच रहे होते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो मैं एग्ज़ाम के टाइम भी देख के जाऊँगा, रिवाइज करके जाऊँगा। क्यों करके जाऊँगा? उन्हें ऐसा लगता है कि यदि ये नहीं किया, गलती से यहाँ माइनस था, यहाँ मैं प्लस लगा दिया तो क्या होगा, यहाँ स्क्वायर लगा था, मैंने रूट लगा दिया तो क्या होगा। वो उन चीज़ों को मेमोराइज करता है। और नीट जैसा जो एग्ज़ाम है ना, वो रट्टाफिकेशन का ज़्यादा है। मतलब उसको ऐसे कहा जाता है कि IIT वर्सेस नीट में क्या अंतर है। तो IIT थोड़ा सा रीजनिंग लगवाता है आपसे एग्जाम में अंदर, इसीलिए कट ऑफ जो है वो बहुत अंतर होता है। नीट की कट ऑफ 720 आउट ऑफ 720 भी चली जाती है, IIT में आपका 30-40% पे सिलेक्शन ही हो जाता है। तो दोनों में अंतर क्या है? सोचने का अंतर है। तो नीट के एग्जाम में क्या है, जब चीज़ें रटने पर आधारित हैं, तो रटने को लेकर के जिसने अभ्यास किया हुआ है, अगर वो 5 दिन भी छूटता है तो उसमें निराशा आती है। रटना क्या है? एक सतत अभ्यास है। बिल्कुल। आपको लगता है कि एक भी गलत हुआ और मेरा रैंक गिर जाएगा। पिछली बार जब 2024 की बात है, जब 720 में से 720 वाले बच्चों की संख्या 10 से ऊपर थी। आंकड़ा शुरुआती तो 100 के आसपास था, अगर मैं सही हूँ। तो ये भी सुर्खियां बनी थी। हाँ, तो इसका मतलब आप समझिए कि आपने याद कर लिया, पेपर दे दिया, आपके नंबर आ गए। वो वाली जो फीलिंग है, अब उसके अंदर स्ट्रेस लाती है। बहुत बार बच्चे इस स्ट्रेस को साझा नहीं कर पाते, गार्जियन इस बात को समझ नहीं पाते।